हेलो नमस्ते सत श्री अकाल केम छो खम्मा घड़ी। दिस इज योर होस्ट अमित प्रजापति एंड आज हम हैं जयपुर राजस्थान में। और आज हम हमारे इंस्पायर पॉडकास्ट सीरीज का पहला एपिसोड शूट कर रहे हैं जिसमें हमारे जो गेस्ट हैं वो है मिस्टर जतिन कुमार, जो कि एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं और उन्होंने छोटे से गांव से लेकर एक आईएएस का सफर तय किया है। हम बात करेंगे उनसे उनकी बिलिंग स्ट्रेटजीज के बारे में, उन्होंने किस तरीके से एक आईएएस का सफर तय किया एक छोटे से गांव से निकलकर, जहाँ लाइट पानी बिजली इस तरीके की वो सुविधाएं भी नहीं मिल रही थी, उन सुविधाओं से परे होकर उन्होंने आईएएस का सफर तय किया। इन सभी चीजों के बारे में हम पूरे पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। आप बहुत कैसे बढ़िया, हैं? आप कैसे हैं? जी। हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं आपकी पूरी जर्नी के बारे में, कैसे आपने इतना सब सिक्योर किया अपने लाइफ में, 364 रैंक हासिल किया यूपीएससी में। तो हम ये सब आज डिस्कस करेंगे आपके बारे में। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। सो पहला हम क्वेश्चंस आपसे यही जानेंगे आपके विलेज को लेके, कि आपके गांव के बारे में हमें कुछ बताइए कि आपकी लाइफ कैसी रही वहाँ पे, कैसे एक छोटे से गांव से निकल कर आपने यूपीएससी तक का सफ़र तय किया, तो आपकी वो जर्नी किस तरह से रही है? देखिए, मेरे गांव का नाम बहरोज है, डिस्ट्रिक्ट अलवर में पड़ता है, राजस्थान में ही। और लगभग 1500 से 2000 साल पुराना गांव है। मतलब ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि हुमायूं कभी यहाँ पर आया था, वो 2 दिन रुका था यहाँ पे। तो उस लैंग्वेज में वो 2 दिन रुका, तो बे प्लस रोज करके वो उस तरह से इसका नाम पड़ा है। फिर पहले यहाँ पर जैन समुदाय के लोग रहते थे, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे जैसे मुस्लिम अटैक्स होते गए तो वो बाहर चले गए। अभी जैसे सारी कास्ट रहती हैं वहाँ पे। और हमारे गांव में बाबा खादर स्याह हैं, उनकी मान्यता है। हालांकि हमारे गांव में एक ही परिवार है मुस्लिमों का, लेकिन सभी हिंदू बाबा खादर स्याह को मानते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब 1990s में जैसे पंचायती राज आया, उसके बाद बहुत सारे इनोवेशंस हुए, बहुत सारे काम हुए विलेजेस में, लेकिन हमारा गांव शायद कहीं पिछड़ा रह गया। तो आज भी मतलब मुझे दुख होता है कई बार ये कहने में कि मेरे घर पे भी आज पानी की समस्या है। मेरे घर पे अगर पानी की समस्या है तो आप समझ सकते हैं स्थितियाँ क्या होंगी। बिजली भी नहीं आती है और घर पे नेटवर्क भी नहीं आते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं शायद थोड़ा सौभाग्यशाली रहा, मैं यूपीएससी तक पहुंच पाया, खुद को इतना सौभाग्यशाली समझता हूं मैं। सर ने बताया कि एक सर के घर में लाइट तक अभी तक नहीं आती है। उस टाइम पे हम कहें कि बिजली पानी इन सभी समस्याओं से जूझकर सर ने यूपीएससी का सफ़र तय किया है। तो सर थोड़ा बताएंगे कि आपकी स्कूलिंग किस तरह से रही है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपका गांव एक बहुत ही कंजर्वेटिव उस तरीके से है। तो स्कूलिंग आपका कैसे हुआ और कैसे स्कूलिंग से आपने यूपीएससी का सपना लेकर आए? मेरी जो प्राइमरी स्कूलिंग है 1 से 8 तक की, वो मेरे गांव में ही हुई है। इसके बाद थोड़ा सा दूर, लगभग 10-15 किलोमीटर दूर 9th 10th मैंने वहाँ से किया है। फिर 11th 12th मैंने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से किया है, अलवर से ही। देन ग्रेजुएशन मेरा अलवर से ही हुआ है। ग्रेजुएशन के बाद मेरी जॉब लग गई थी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में 2017 में। फिर देन मैंने वहाँ पर काम किया 2022 तक। इस दौरान मैंने नॉन कॉलेज से पीजी कर लिया था ज्योग्राफी में, 2019 में वो कंप्लीट हुआ। 2022 तक मैंने एफसीआई में काम किया। देन मैंने सोचा कि मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। फर्स्ट चांस जो मेरा यूपीएससी में था, फर्स्ट अटैम्प्ट जो था, वो मैं मतलब अनलकी रहा या मेरी मेहनत में कुछ कमी रह गई शायद, तो मैं फेल कर गया था वहाँ पे। लेकिन सेकंड चांस में भगवान का भी आशीर्वाद रहा, घर वालों का भी सपोर्ट रहा, तो सब कुछ अच्छा हो गया। आपकी स्कूलिंग आपने बताया कि किस तरह से रही, आपने जॉब भी किया 2027 में। तो जॉब से कैसे आपने सोचा कि यूपीएससी करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे आपकी सैलरी भी रही होगी, सारी चीज़ें सही रही होंगी। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए होता है ना कि जॉब कर रहे हो तो फिर अब छोड़ नहीं सकते हैं जॉब को, तो आपने कैसे सोचा कि मेरे को जॉब छोड़ के यूपीएससी करना है? देखिए, मैं जिस गांव से आता हूँ ना, तो वहाँ पर मतलब ये समझ लीजिए कि सरकारी नौकरी अगर लग गई ना, तो उसको तो पता ही नहीं क्या मिल गया। तो मेरे साथ भी वही था कि मेरी नौकरी अच्छी खासी लग चुकी थी, अच्छी खासी सैलरी थी। मैं आज भी ये मानता हूँ कि मेरे लिए वो जॉब ठीक थी। लेकिन 2021 शायद वो साल रहा जब मुझे लगा, एक चीज़ होती है कि घर वालों के मन में से तो पहले से होता है, मतलब हर बाप चाहता है कि उसका बेटा कलेक्टर बने। लेकिन मुझे 2021 में लगा, उस टाइम पे ये हुआ था कि मेरे बड़े भाई एयरफोर्स में हैं, उनकी पोस्टिंग दिल्ली थी, लेकिन 2022 में उन्हें आसाम पोस्टिंग हो गई, उनकी ट्रांसफ़र हो गया था। देन उन्होंने कहा कि यार मतलब तू इंटेलिजेंट है, मेरे अच्छे ग्रेड्स भी आए हैं, तो मतलब तेरे को यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, अभी टाइम भी है। तो मुझे भी लगा कि यार एक बार रिस्क लेके देख लेते हैं। फिर कई बार मन में ये भी आया कि यार जॉब के साथ भी तो तैयारी कर सकते हैं।
लेकिन मुझे ये महसूस हो चुका था, मुझे ये लग चुका था कि यार मैं जॉब के साथ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी होती है, सबको अपना अपना विल पावर पता है, क्या स्किल्स हैं उसके अंदर, क्या मैनेज कर सकता है, वो सबको ये पता है। तो मुझे ये लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन 2022 वाला जो अटेम्प्ट था, मैंने एफसीआई में रहते हुए दिया था, मैं उसमें फ़ेल कर गया, क्योंकि मैंने 2-4 महीने 5 महीने शायद तैयारी की थी उस टाइम। फिर तब एफसीआई में रहते हुए ही मुझे ये ख्याल आया, क्योंकि एफसीआई में मैं जिस ऑफिस में पोस्टेड था, नॉर्थ जोन का हेड ऑफिस था वो, तो वहाँ पर ईडी सर हेड होते थे, वो आईएएस होते हैं। तो वहाँ पे मैंने चीज़ों को देखा कि यार एक आईएएस अधिकारी कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकता है, मतलब एक साइन से उसके क्या क्या हो सकता है। तब मुझे भी ये महसूस हुआ कि मुझे करना चाहिए। वो एक टर्निंग पॉइंट रहा मेरे लिए। तो सर ने बताया कि किस तरह से उन्होंने एक जॉब के साथ साथ या जॉब छोड़ के, पहले उन्होंने जॉब के साथ किया था तो उनका अटेम्प्ट क्लियर हुआ नहीं था, लेकिन फिर जब उन्होंने जॉब को छोड़कर और फिर से तैयारी की तो उनका अटेम्प्ट हुआ और उन्होंने 364 रैंक हासिल किए। ये तो सर बहुत ही प्राउड की बात है आपके लिए, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। एंड एक क्वेश्चन हमारे बहुत सारे एस्पिरेंट्स का आता है, हमें भी हमारे इंस्टाग्राम के ऑडियंस ने बताया था कि यूपीएससी करने के लिए हम कहते हैं कि 16-18 घंटे की जो पढ़ाई है वो करनी ही चाहिए। तो ये क्या वास्तव में ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोग 16-18 घंटे पढ़ाई करते हैं? क्योंकि 24 घंटे में से 16-18 घंटे पढ़ना तो पॉसिबल मेरे को नहीं लगता कहीं से होता होगा। तो आपका इसमें क्या है कि 16-18 घंटे पढ़ना चाहिए या नहीं? मुझे लगता है कि यूपीएससी में जितने सेलेक्ट हुए हैं ना, उसमें से इतना कोई नहीं पढ़ता होगा। मैं मेरा बता सकता हूँ, मेरे पास, मैं जॉब छोड़ चुका था, 24 आवर्स मेरे पास थे, मैं जो डेडिकेट कर सकता था यूपीएससी की पढ़ाई के लिए। लेकिन मुझे पता था कि मैं इतना नहीं पढ़ पाऊँगा, मतलब तो मैंने लगभग डेली कंसिस्टेंटली 10 से 11 घंटे ओनली इतना पढ़ा मैंने। 10 से 11 घंटे 3 बैचेस में पढ़ता था मैं, सुबह 3-4 घंटे, दोपहर में 3-4 घंटे और रात में 3-4 घंटे, यही होता था। 16-18 घंटे कोई नहीं पढ़ता है, ये सब बकवासें होती हैं। सो सर ने बताया कि जो 16-18 घंटे का एक मिथ है वो ऐसा कुछ होता नहीं है, बस आपको जितना आपको टाइम मिल रहा है, जितना आपका मन लग रहा है पढ़ने में, आपको उतना ही पढ़ना चाहिए। आपको ये नहीं देखना कि 16-18 घंटे सब बोलते हैं तो हमको भी 16-18 घंटे ही पढ़ना है, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। सो सर एक और बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि कितने घंटे एग्जैक्ट पढ़ना चाहिए आपके हिसाब से? आपको क्या लग रहा है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए? मुझे नहीं लगता ऐसे एग्जैक्ट घंटों का, मतलब आप टाइम टेबल बना सकते हैं, ऐसा होता है कि बहुत सारे स्केड्यूल बना लेते हैं कि दीवार पे लगाएंगे और उसको फिर से फॉलो करेंगे, कैसा हो सकता है फॉलो? मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी दिन ऐसा हो सकता है कि आपका मन नहीं करे उस टाइम पढ़ने का, किसी दिन ऐसा हो सकता है कि आपके घर में कुछ अच्छा फंक्शन हो, किसी दिन ऐसा हो सकता है कि आपका कोई दोस्त घर आ जाए, तो उस टाइम वो टाइम एंजॉय करने का है। देखो, आप टाइम टेबल बना के उसके हिसाब से नहीं पढ़ पाएंगे रेगुलर। आपका जब मन करे, जितना मन करे उतना पढ़ें, केवल इतना रखें कि यार मतलब सिलेबस तो कवर हो जाए। ऐसा भी नहीं है कि 2-4 घंटे ही पढ़ रहे हैं दिन में। सो एक और हमारे पास यही क्वेश्चन आया था हमारे यूट्यूब से कि सीसेट लगातार डिफिकल्ट होता जा रहा है ये, और स्पेशली उनके लिए जो हिंदी मीडियम से हैं, सो उनके लिए क्या स्टडीज़ के साथ उनको करना चाहिए चीज़ें? देखिए, मैं सीसेट के लिए शायद कुछ नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मैंने सीसेट कभी नहीं पढ़ा। मैंने 10th में मैथ पढ़ी थी, उसके बाद मैंने मैथ कभी नहीं पढ़ी, इंग्लिश कभी नहीं पढ़ी। शायद मेरे बेसिक क्लियर रहे होंगे इंग्लिश और मैथ दोनों के, तो मैं मतलब बिना पढ़े, बिना कोई भी सीसेट का मॉक दिए मैं सीसेट क्रैक कर पाया। आपने जब यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की, आपने जॉब छोड़ा, जॉब के बाद आपने फिर यूपीएससी किया, तो इसमें आपके पास मोटिवेशन क्या था? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप एक बहुत ही मिडिल क्लास कह सकते हैं, लो क्लास कह सकते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसे छोटे से गांव जहाँ पे लाइट, बिजली, पानी कुछ नहीं है, तो आपने मोटिवेशन क्या था आपके पास उस चीज़ को लेके कि आपको यूपीएससी करना है? मैंने मोटिवेशन कहीं नहीं ढूंढा, मैंने आज तक कोई भी मोटिवेशनल वीडियोस नहीं देखी। मैंने खुद देखो, मैंने ये सोचा था कि मुझे करना है, जब मुझे करना है तो मेरे अंदर से मोटिवेशन आएगा, बस मेरा इतना ही था। मैंने किसी को फॉलो नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मतलब मैंने ये सोचा भी नहीं कि कोई मेरे को आके मोटिवेट करे मैं पढूं। मैंने खुद से ही किया जो करना था बस। तो आपको लगता है कि यूपीएससी के लिए मोटिवेशन ज़रूरी है? मुझे नहीं लगता। अगर खुद को ये महसूस हो रहा है कि मुझे तैयारी करनी चाहिए तो तैयारी करनी चाहिए। जैसे कई बार आज भी मतलब मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि सर आपको देख के लगता है कि मुझे तैयारी करनी चाहिए। मतलब मुझे देख के क्यों लगता है? कल को पीएम सर को आप देखोगे तो आपको ये लगेगा कि मुझे पीएम बनना चाहिए। आपको वो करना चाहिए जो आपको अच्छा लगता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। और एक क्वेश्चन हम कहेंगे कि जैसे कि जब आप यूपीएससी कर रहे थे, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपने ये पूरा घर से ही किया है, सारी प्रिपरेशन वगैरह की है,
तो उस दौरान आपके रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन था आपके लिए, आपकी फैमिली का, या हम कह सकते हैं रिलेटिव्स, गांव वाले, क्योंकि आप ऐसे ही छोटे से गांव से निकल के आए, तो कहते हैं ना कि यूपीएससी कलेक्टर बनेगा तू, उस तरीके की बातें होती हैं। तो उनका क्या रिएक्शन था जब आप कर रहे थे प्रिपरेशन? देखिए, मैं रिलेटिव्स का पहले बता देता हूँ। कुछ रिलेटिव्स सपोर्ट में थे कि यार मतलब ये कर लेगा, और कुछ रिलेटिव्स को ये लगता था कि ये तैयारी तो सभी करते हैं। और गांव वालों का ऐसा था कि गांव वालों को पता तो था कि ये तैयारी कर रहा है, इसने नौकरी भी छोड़ दी है, तैयारी कर रहा है, लेकिन गांव में जैसे मैंने कहा कि नौकरी लगना बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप नौकरी छोड़ देते हैं तो पीछे से ये बातें होती है कि तो पागल है। क्योंकि जिस गांव से आप आते हैं उस गांव में कुछ लोग ही हैं जो नौकरी कर रहे हैं, तो और मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ तो उनका बोलना बनता है। वो इसीलिए है कि वो बोलें कि मैं पागल हूँ, तो उनका बोलना बनता है। मुझे उससे फ़र्क भी नहीं पड़ा, आज भी नहीं पड़ता। लेकिन जब मेरा हो गया, जब मैंने इंटरव्यू दिया ना, उस टाइम तक भी लोग ये कह रहे थे, मतलब जिनको जीरो नॉलेज है यूपीएससी के बारे में, वो भी ये कह रहे थे कि यार ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है, इंटरव्यू तो सभी देते हैं। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मेरा तो निकले नहीं निकले, मैंने मेहनत कर ली, बस मेरे लिए वही काफ़ी है। फिर अब निकल गया, अब वो नए नुक्स ढूंढ रहे हैं। उनका काम ही यही है कि वो मेरे मतलब विरोध में कुछ बातें करें। तो होता ही है कि हम समझते हैं कि हर छोटे से, मतलब जो भी छोटा गांव बड़ा गांव की ये बातें होती ही हैं कि कुछ ना कुछ नुक्स निकाल ही जाए। तब तक मतलब उनको चैन नहीं पड़ेगा जब तक नुक्स ना निकले। कुछ भी आप बन गए उसके बाद भी उनको कुछ ना कुछ निकालना है कि इसकी बातें हम करना है, तो ये चीज़ें होती ही हैं। सो अब आपने यूपीएससी क्लियर कर लिया, सारी चीज़ें कर ली हैं, तो अब आपके मतलब कि क्या बदलाव आया आपकी लाइफ में यूपीएससी प्रिपरेशन करने के दौरान आपकी लाइफ, और एकदम से जब आपका रिजल्ट आया तो उसके बाद क्या चेंजेस हुए? चेंजेस मतलब अभी तो चेंजेस होने हैं। देखो, मैं मतलब खुद से ये नहीं चाहता कि मेरी लाइफ में कुछ चेंज हो, क्योंकि मेरी लाइफ में चेंज करने के लिए एफसीआई की नौकरी बहुत अच्छी थी मेरे लिए। मैंने तैयारी इसीलिए स्टार्ट की थी कि मैं जिन परिस्थितियों में रहा हूँ, मैंने जो परेशानियाँ झेली हैं, मेरी अगली पीढ़ी वो नहीं झेले कम से कम। तो अभी सब कुछ होगा, आगे होगा, मुझे करना है, सच में करना है। सो थोड़ा सा हम बात करेंगे फ्रेंड्स को लेके। थोड़ा होता है कि लव लाइफ्स, उस तरीके की चीज़ें होती हैं, लव स्टोरीज़ वगैरह उस चीज़ों में। तो जब आपके गांव में आप थे तो उस टाइम आपके फ्रेंड्स के साथ आपका कैसा क्या था? और जब हम ये सब पढ़ाई करते हैं तो वो कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं कि भाई मत कर, तेरे से नहीं होगा, क्यों कर रहा है, यहीं पे तो रहे, गाँव पे तो कर। तो उसमें आपका क्या मतलब कैसा क्या आप सोचते हैं उस चीज़ को लेकर कि फ्रेंडशिप होनी चाहिए लाइफ में, और अगर होनी चाहिए तो वो किस तरीके की फ्रेंडशिप होनी चाहिए अपनी लाइफ में? मैं गांव से थोड़ी दूर रह के मैंने एक फ्लैट ले रखा था। तो मैं, मेरी भाभी और मेरी सिस्टर, हम तीनों लोग रहते थे। मैं वहाँ पे पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि गांव में नेटवर्क नहीं आते हैं। मेरी सबसे बड़ी समस्या ये थी, और यूपीएससी की तैयारी में इंटरनेट चाहिए ही चाहिए। तो मैं थोड़ी दूर रह के तैयारी कर रहा था, मैं लेकिन गाँव में आता रहता था। जब भी मेरे को मौका मिलता, मैं 7 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, जब भी मौका मिलता मैं गाँव में आता रहता। मेरे दोस्त, मतलब मुझे ये लगता है कि मैंने जितने भी दोस्त बनाए वो इतने अच्छे हैं कि मुझे कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि तेरा नहीं होगा। मतलब पीछे से भी कोई अगर उनसे ये पूछे ना कि यार वो तैयारी कर रहा है, तो वो यही कहेंगे कि यार इसका तो हो ही जाएगा। ये बात है। उन्होंने मतलब बहुत मोटिवेट किया मुझे, कभी ये लगने ही नहीं दिया कि यार तेरा नहीं होगा। तो आपकी बातों से हम यही कह सकते हैं कि फ्रेंड्स बनाओ, लेकिन ऐसे फ्रेंड बनाओ जो आपको साथ दें। ऐसे नहीं कि वो आपको बार बार बोलते रहे कि ये मत कर, ये मत कर, वही कि हाँ तू ये कर सकता है। देखिए, मेरा मानना ये है ना कि देखो, मेरी तो रैंक आ गई, चलो अभी तो सब साथ हैं मेरे, लेकिन फ्रेंड्स का रोल तब होना चाहिए जब आप फेल हो। अगर मैं फेल हो जाता तो मुझे लगता है कि मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ खड़े होते आज भी। तो सर ने जो बताया कि फ्रेंड्स अगर आप बना रहे हो तो उसी तरह के फ्रेंड बनाओ जो आपको साथ दें, ना कि ऐसे जो आपको बार बार नुक्स निकालने के तू ये क्यों कर रहा है भाई, तू इस तरीके की चीज़ें मत कर। हम थोड़ा कैजुअली बात कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों से हम कनेक्ट कर पाए, राइट। सो एक और बहुत ही मेन टॉपिक है कि इंग्लिश। ये बहुत ही मतलब ज़्यादा चीज़ें कि इंग्लिश वही बोलना आना चाहिए, या इंग्लिश तेरे को मतलब आनी चाहिए, इस तरीके की हम चीज़ें बात करते हैं। तो इंग्लिश का क्या है, वास्तव में इतना रोल प्ले करती है अपनी लाइफ में कि, या जैसे अब आप आईएएस बन गए, मान लीजिए कि आपकी पोस्टिंग वगैरह जो भी चीज़ें होंगी, तो उसमें आपका इंग्लिश का मेन रोल रहेगा क्या उस तरीके से? देखिए, जो आईएएस का काम होता है उसमें इंग्लिश तो चाहिए, मतलब ऐसी भी नहीं चाहिए कि आप यूएस से सीख के आएँ। नॉर्मल इंग्लिश चाहिए, वो प्री में भी काम आएगी, मेंस में भी काम आएगी, इंटरव्यू में भी काम आएगी, और आपके लाइफ टाइम ही काम आएगी। तो नॉर्मल इंग्लिश मतलब जो वो सामने वाला बोले मैं समझ जाऊं, वो सामने वाला कुछ पूछ रहा है मैं जवाब दे दूं, बस इतनी ही इंग्लिश चाहिए इसमें। और प्रिपरेशन के दौरान आपको इंग्लिश की कुछ ऐसा रहा कि पढ़ते टाइम
उस तरीके से? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरे लिए हिंदी भी उतना ही है, इंग्लिश भी उतना ही है। मैं इंग्लिश में भी उतना ही अच्छा समझता हूँ, मैं इंग्लिश भी उतनी अच्छी लिखता हूँ, तो मेरे लिए वो दिक्कत नहीं आई। सो एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि आपने यूपीएससी क्यों चुना? मतलब कि ऐसा क्या आपको कभी डाउट आया नहीं आया कि आपसे होगा नहीं होगा, क्योंकि आपने जॉब छोड़ दी, अब उसके बाद मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो आपको ऐसा डाउट रहा होगा कि सिलेक्शन नहीं होता फिर मैं क्या करूँगा? ऐसा आपने सेकंड ऑप्शन कुछ रखा होगा, उसका क्या था? ये सबके साथ होता है। मैंने जब जॉब छोड़ी तो जॉब छोड़ने का डिसीजन मेरा अकेले का नहीं था, मेरी फैमिली इसमें साथ थी मेरे। तो मतलब फैमिली ने सपोर्ट किया तभी मैंने जॉब छोड़ी। देन मतलब मेरे जो बड़े भाई हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, लिटरली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो हमारी ये बात हो चुकी थी कि यार मैं 3 अटेम्प्ट दूंगा, 22, 23 और 24। अगर 3 में हो गया मतलब मैं अपना 100% दूंगा, अगर हो गया तो वेल एंड गुड। पहले ही फैमिली को एक दे हाँ, दिया था कि मैं 3 अटेम्प्ट दूंगा। फैमिली ने आपसे कह दिया था कि 3 ही दिलवाएंगे हम आपको। नहीं, 3 में मतलब मैं अपना 100% दूंगा, और उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो मैं कुछ सेकंड ऑप्शन पे काम करूंगा, लेकिन अटेम्प्ट देता रहूंगा। ये था मेरा प्लान। तो आपने कुछ ऐसा सेकंड ऑप्शन भी रखा था कि मतलब अगर यूपीएससी मान लीजिए सारे अटेम्प्ट देने के बाद नहीं हुआ तो फिर क्या करते हैं मैं शायद कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन। आप? ओके ओके ओके। सो अभी आपने जैसे यूपीएससी क्लियर किया, जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद आपके फैमिली रिलेटिव्स का और आसपास के आपके गांव का क्या रिएक्शन हुआ? क्योंकि होता है ना कि एकदम से फ़ोन आने लगते हैं हमारे रिश्तेदारों के, वो रिश्तेदारों के जो 20-20 साल से मिले भी नहीं होंगे कभी, वो भी बोलते हैं भाई कैसा है क्या नहीं है। तो मतलब क्या रिएक्शन हो गया अचानक से उनका? जैसे मैं जब तैयारी कर रहा था तो मैंने अपना 2-2.5 साल फ़ोन बंद रखा है। तो मेरे पास तो इतने फ़ोन नहीं आते, मेरे भाई के पास आते हैं या मेरे पापा के पास आते हैं, उन्हीं के पास फ़ोन आते हैं, वही संभाल लेते हैं। मैं अननोन नंबर बहुत कम अटेंड करता हूँ। नहीं तो आपने कैसा, आप किसी ना किसी आपके रिलेटिव से आपकी बात हुई होगी, तो कैसा क्या रिएक्शन था कुछ मतलब कि अलग ही रहता है ना कि फ़ोन आया और क्या? मेरी ऐसे मतलब रिलेटिव से, किसी ऐसे रिलेटिव से बात नहीं हुई जिससे मैं कई सालों बाद बात कर रहा हूँ। मैं जिनसे बात करता था उन्हीं से हुई है मेरी बात बस। तो उनका क्या रिएक्शन था आप बताओ? मतलब बहुत फ़ोन भी कर रहे हैं लेकिन मेरा मन नहीं करता अटेंड करने का, क्योंकि मेरा एक ही चीज़ है, मेरा मानना, मेरे जो संघर्ष मेरे साथ खड़ा था मैं उनके साथ आज खड़ा हूँ, मेरा यही मानना है बस। जैसे सर ने बताया कि जो संघर्ष में हमारे साथ खड़ा हुआ था वो अभी भी मतलब अगर है तो सर उसके मतलब सर उनके साथ खड़े हुए हैं। तो ऐसे ही आपको रिलेटिव्स से बात करनी है, ऐसे नहीं कि आप रिलेटिव्स का उनका 24 घंटे का काम यही है कि आपके अंदर से नुक्स निकाल लें, आपको डीमोटिवेट करें और आपको पीछे ढकेलें। होता है कि जनरली गांव में या आपने कोई भी हो रिलेटिव टांग खींचने में लगे, अगर आप एक कदम आगे बढ़ोगे तो वो 2 कदम आपको पीछे खींचेंगे कैसे भी करके, ठीक है ना? तो कोई सी आप ऐसी एक कोई टिप देना चाहें जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं या हमारे एमपीपीएससी में आपके राजस्थान बोर्ड में तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको कोई ऐसी गोल्डन टिप जो उनके लिए बेनिफिशियल रहे उस चीज़ में? मैं 2 ही चीज़ बताऊंगा। पहला, अपने नोट्स बना लो। दूसरा, रिवीजन जितना हो सके उतना कर लो। 2 ही चीज़ें यूपीएससी यही मांगेगी आपसे। एक क्वेश्चन था, जैसे आपने जब प्रिपरेशन आप कर रहे थे उस टाइम पे ऐसा कुछ हुआ कि आपको डीमोटिवेशन का सामना करना पड़ा हो, आपको लगा हो कि ये मेरा लो फेज़ है कि अब मैं कैसे यहाँ से कर पाऊँगा, उस तरह की सिचुएशन कोई? मेरे मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन में एक ही टाइम आया ऐसा, जब मैं 2022 में फेल हुआ प्रीलिम्स में। तो उस टाइम मतलब मुझे लगा कि यार मेरे से तो प्री ही नहीं निकल रहा, अभी तो मेंस भी है, इंटरव्यू भी है, और मुझे कोई गाइड करने वाला भी नहीं है, तो मैं ये कैसे कर पाऊँगा। फिर मतलब जिस दिन प्री का पेपर था पता तो उसी दिन लग गया था कि नहीं होगा, क्योंकि नंबर बहुत कम आ रहे थे। तो जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन बहुत दुख हुआ कि सच में नहीं हुआ यार मेरा। फिर मैंने जैसे अभी बताया आपको, मेरे भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उसी ने कहा कि यार देख, तेरे को 4-5 महीने हुए हैं, लोग यूपीएससी की तैयारी में 5-5 साल निकाल देते हैं, तो अभी से कैसे मतलब हार मान सकता है। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, यूपीएससी नहीं होगा तो और कुछ कर लेंगे, मतलब यूपीएससी ज़रूरी थोड़ी है। लेकिन फिर उसने मुझे समझाया कि तू कुछ भी कर लेना, तू 1-2 साल दे दे, फिर तेरा जो मन चाहे वो करना, हम तेरे साथ खड़े हैं। वो मेरा लो फेज था। तो आपके लिए आपका भाई मतलब एक स्ट्रेंथ था हमेशा से, फिर मतलब जो आपको सपोर्ट किया उसने वो आपके भाई थे। जैसे जनरली होता है कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारा प्रेशर, तो उस सबको आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि फैमिली से भी बहुत सारा प्रेशर आता है कि भाई तू कर तो रहा है, अगर नहीं हुआ तो हमको बहुत सारे ताने सुनने पड़ेंगे रिलेटिव्स के, सबके, गांव वालों के, क्योंकि जनरली गांव में ही ये चीज़ें होती हैं। हम जाएँ शहरों में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, किसी को मतलब नहीं है, किसी को मतलब नहीं है। तो उस टाइम पे आप मतलब कि जो प्रेशर था उसको कैसे आपने सारी चीज़ों को हैंडल किया, कैसे मैनेज किया? मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे एज सच मतलब प्रेशर, क्योंकि घर वालों की सहमति से मैंने जॉब छोड़ी थी और मैंने कहा था कि मुझे 3 साल चाहिए,
तो एज सच तो कोई प्रेशर था नहीं, लेकिन एक चीज़ थी कि जैसे सब ये सोचते हैं कि यूपीएससी की तैयारी दिल्ली से होगी, वहाँ कोचिंग करने से होगी, तो मेरा ये नहीं था। पर मैंने मतलब कभी नहीं सोचा यूपीएससी की तैयारी के दौरान कि मुझे दिल्ली जाना चाहिए या कोचिंग करनी चाहिए। मेरे फादर टीचर हैं, तो उन्होंने ये कहा कि यार, मैं जब प्रीलिम्स में फेल हो गया 22 वाले में, तो उन्होंने कहा कि यार तेरे से मतलब तू कर क्या रहा है, अगर तैयारी करनी है तो दिल्ली चला जा, कोचिंग कर ले या फिर वहीं पे फ्लैट लेके रह ले। फिर मतलब उस टाइम मेरे को थोड़ा सा लगा कि यार मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। नहीं, मुझे ये तब भी नहीं लगा कि मुझे दिल्ली जाना चाहिए। मेरे को ये लगा कि यार इनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था मुझसे, क्योंकि उन्हें मुझ पे कम से कम विश्वास तो होना चाहिए कि यार कोई बात नहीं, अब की बार नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। लेकिन वो थोड़ी दिन बाद ठीक हो गया कि यार कोई बात नहीं, मैंने गलत बोल दिया था, ये सब करके हो गया। और इसके अलावा मुझे कोई डिप्रेशन नहीं हुआ, कोई मतलब मेरी लाइफ में ऐसा कुछ आया ही नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है इस टाइम में। मतलब फैमिली का सपोर्ट होना जरूरी है आपका। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएससी का मतलब कि कोई भी, हम समझ लें कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब है, उसमें अगर आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है तो आप कर सकते हो। मेरा मानना ये है कि कोई भी काम आप करें तो फैमिली की ज़रूरत आपको तब पड़ेगी जब आप फेल होंगे, क्योंकि आज जब आप पास होंगे तो आपके पास बहुत लोग खड़े हैं। तो सर ने हमको बताया कि कैसे उनकी फैमिली ने उन्हें हमेशा सपोर्ट किया, चाहे वो जब उनसे प्री निकला नहीं तब की बात हो, जब वो फेल हुए उस चीज़ में तब की बात हो, फैमिली ने उन्हें हमेशा सपोर्ट किया, उनके ब्रदर ने उनको हमेशा सपोर्ट किया है। तो जब आपका प्री नहीं निकला, फेल हो गए, तो उस टाइम पे कैसा क्या रिएक्शन था कि भाई तेरे से प्री तो निकला ही नहीं है, क्या करेगा? पापा का ही रिएक्शन था बस, और तो किसी को कोई मतलब पता नहीं क्यों विश्वास था मेरे ऊपर कि यार कोई बात नहीं, नहीं तो हुआ, और तैयारी कर ले, यूपीएससी नहीं निकलेगा तो कोई बात नहीं, और कुछ कर लेगा, तू अच्छा कर लेगा। कुछ रिएक्शन निकल के आया जब आपने? नहीं, गांव वालों को मतलब मुझे नहीं लगता कि गांव में यूपीएससी के बारे में अब तक, मतलब अब तो चलो मैं पास हो गया, तब तक किसी को इतना पता होगा कि कितने स्टेजेस भी होते हैं, कितने पेपर भी होते हैं, ये भी नहीं पता था। तो उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि मैं किस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ। उनको ये था कि जिस दिन बन जाएगा उस दिन बात करेंगे। यही होता है, यही होता है, जिस दिन देखेंगे, अभी तो कर ले जो करना है। यही होता है। तो अभी तो आप जैसे बन गए जी, तो अब गांव में जो बच्चे हैं वो तो अब यूपीएससी के लिए लग गए होंगे कि अब तो यूपीएससी करना है, भैया ने किया है, उनका सपोर्ट रहेगा। गाँव में एक्चुअली ऐसा माहौल है ही नहीं, सच में नहीं है ऐसा माहौल, पढ़ाई का माहौल है ही नहीं है बिल्कुल भी। मतलब मुझे दुख होता है कई बार कि यार मैं तो चलो कर गया, मेरे अकेले के करने से भी कुछ नहीं होगा। घर तभी अच्छे होंगे, मतलब जीवन तभी अच्छा होगा जब हर घर में से कुछ अधिकारी बने, चाहे यूपीएससी क्रैक मत करो, कुछ भी बने, सरकारी नौकरी बने, बिजनेस करे, कुछ भी करे, लेकिन वो हालात है नहीं अभी। मुझे लगता है कि मुझे इस एरिया में काम करना चाहिए। तो आपको मतलब कि क्या आपका फ्यूचर प्लान है आपके गांव को लेके कि आप अगर इसमें कुछ कर पाएंगे? मेरे फ्यूचर प्लान तो गांव के लिए तो बहुत कुछ हैं, क्योंकि मैं माटी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं गांव में ही रहा हूँ, अब तक मैं गांव में ही रहता हूँ, मेरी फैमिली भी गांव में रहती है। तो मेरा ये मानना है कि इस माटी ने मुझे बहुत दिया है, तो अब मेरा देने का वक्त है। पूरी जर्नी में जब आपने मतलब स्टार्ट किया जॉब छोड़ने से लेके आज तक, आपका रोल मॉडल कौन रहा है इसमें? रोल मॉडल अगर मैं मतलब बाहर की दुनिया की बात कर रहे हैं ना आप, तो ऐसा सच मतलब मैंने किसी को फॉलो तो नहीं किया, लेकिन मैं कलाम साहब को, अंबेडकर साहब को, इनको अपना रोल मॉडल मानता हूँ। और अगर हम फैमिली में बात करें कोई रोल मॉडल, जैसे भैया ने आपका बहुत सपोर्ट किया है हर चीज़ में। मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो मतलब पैसे से लेकर हर चीज़ में आपको भैया ने सपोर्ट किया है। बहुत बढ़िया। और अभी हमने देखा है कि सर ने विदाउट कोचिंग, मतलब कि जो फीस 2.5-3 लाख रुपए रहते हैं यूपीएससी की, सर ने पूरा ही डिजिटल, मतलब कि पूरे ही ऑनलाइन सारी पढ़ाई किया सर ने, कोच विदाउट एनी कोचिंग। तो हम सर से जाने कि बिना कोचिंग के आपको करने का ख्याल क्यों आया कि मैं विदाउट कोचिंग ये सारी चीज़ें करूँगा? क्योंकि यूपीएससी मेरे को नहीं लगता बिना कोचिंग के कोई कर रहा है आजकल, आज के टाइम में। मुझे ये पता था कि ये कोचिंग वाले भी पढ़ाएंगे, मैं भी पढ़ूंगा, तो मतलब वो जो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं मैं वो यहाँ पे भी तो पढ़ सकता हूँ। वो जो वहाँ पे सिखा रहे हैं, वो जो समझा रहे हैं, मैं यहाँ पे YouTube पे एक लेक्चर को 5-5 बार देख सकता हूँ, 10-10 बार देख सकता हूँ, वो तो एक ही बार ये तो अपने ऊपर है, आप कोचिंग में जाके भी बैठेंगे तो भी आप नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने वाला तो कहीं नहीं पढ़। आप ये देखिए ना कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो कितने बच्चे पढ़ते हैं, उनमें से होता कितनों का है?
उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने कोचिंग ली या नहीं ली। आपके ऊपर है, आपका बिल्कुल हाँ, कि आप कितना खुद के ऊपर है, खुद की समझ है, खुद की मेहनत है, खुद का मोटिवेशन है, सब कुछ खुद का ही है। और मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि जो मोटिवेशन आप ले रहे हो आपकी फैमिली से ही लो, फैमिली से बड़ा मोटिवेशन तो कुछ है ही नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। आप मोटिवेशन स्पीकर्स को सुन लो, कुछ भी सुन लो, उनसे कुछ होना नहीं है, फर्क कुछ नहीं होता। बस एक वो मोटिवेशन, जैसे हमने वीडियो सुना तो 1 मिनट के लिए रहेगा, उससे केवल उनके व्यूज बढ़ते हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। और रहेगा कि चलो 1 मिनट के लिए मोटिवेशन आ गया, करना है करना है करना है, फिर कुछ हुआ तो भूल गए वो सारा मोटिवेशन। का मोटिवेशन खुद से ही आ सकता है। खुद से ही आ सकता है। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन हमारे पास आया है हमारे ऑडियंस की तरफ से कि उन एस्पिरेंट्स के लिए जो बिना कोचिंग के घर से ही तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कोई टिप आप देना चाहें कि किस तरीके से वो पढ़ सकते हैं, कैसे अपने आप को मैनेज कर सकते हैं? अगर क्योंकि घर में रह रहे हैं जी। तो और भी काम रहते हैं, जी। घर वाले बताते हैं कि ये कर ले वो कर ले, चल बाद में पढ़ लेना, 1 घंटे बाद पढ़ लेना, तो वो चीज़ें वो कैसे मैनेज करें? देखिए, ये तो अगर मतलब आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी डेडिकेशन मांगेगी, आपका पूरा डेडिकेशन मांगेगी। और ये जो काम है ये 1-2 साल बाद भी कर सकते हैं आप, कुछ भी काम हो जाए। घर वालों को भी इतना सपोर्ट इसमें करना चाहिए कि अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसको उठाओ मत, क्योंकि यूपीएससी में 3-4 घंटे की रेगुलर स्टडी चाहिए ही चाहिए। तो अगर घर पे कर रहे हैं, अगर विदाउट कोचिंग कर रहे हैं, तो यूट्यूब इंटरनेट से बेस्ट कुछ भी नहीं है। आपको सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। और इंग्लिश मीडियम में तो मतलब भंडार पड़ा है यूट्यूब पे, इंटरनेट पे। मैं तो जैसे हिंदी मीडियम से हूँ, तो मेरे को तो कई बार परेशानी हुई भी, मेरे को चलो नहीं हुई, लेकिन फेलो जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको तो हुई होगी, क्योंकि मेरे लिए हिंदी और इंग्लिश तो मतलब ठीक ठाक था, तो मैं कर लेता था। तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से आपने मेनली पढ़ाई की हो, मतलब कि? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। मतलब जो मुझे अच्छा लगा, जहाँ पे अच्छा पढ़ाया गया, बुक्स को देखा है, फिर बुक्स से जो भी आपको डाउट निकला वो आपने किया वहाँ? जी, ऐसा नहीं था। मैंने बुक्स नहीं पढ़ी है, ओके। मैंने केवल यूट्यूब से पढ़ा है, केवल इंटरनेट से पढ़ा है। तो मुझे जो टॉपिक पढ़ना था मैं यूट्यूब पे सर्च करता था, जितनी भी वीडियो आती थी मैं मतलब जो मेरे को अच्छी लगी मैंने उसको देखा, उस चीज़ को समझा, उसके नोट्स बनाए, बस इतना काम किया। कह रहे हैं कि आपने आपकी पूरी स्टडी यूट्यूब से ही की है, इसके अलावा कुछ नहीं है? पूरी स्टडी यूट्यूब से की है, इंटरनेट से की है। यूट्यूब पे कुछ नहीं मिला तो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया है। तो आपने ऑफलाइन कभी भी नहीं सोचा कि मेरे को ये करना चाहिए ऑफलाइन में? और हमने सुना है कि आप एक थोड़ा शायर टाइप भी है, आपने कुछ शायरी भी की है, आपकी एक शायरी जो है वो वायरल भी हुई है। तो ऐसी कुछ हमारी ऑडियंस को आप सुनाना चाहें उस तरीके से? मैं शायरी अभी तो नहीं लिख रहा हूँ, मतलब जब यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी उसके बाद तो शायद मैं हमने देखा है एक चीज़ की यूपीएससी वाले अक्सर शायर बन जाते हैं। ऐसा मतलब क्या है कि मैंने बहुत सारे मतलब देखा है एस्पिरेंट्स को, यूपीएससी क्रैक जिन्होंने किया है वो बहुत सारे शायरी लिखते हैं। ऐसा क्या है मतलब कि? मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं पहले से लिखता हूँ, मैं कई सालों से लिख रहा हूँ। और मतलब मैंने अभी कुछ कम कर दिया है यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान मान लो, या फिर एफसीआई में नौकरी करते हुए मान लो, तो वो थोड़ा बहुत कम कर दिया है मैंने। लिखता मतलब मैं लिखूंगा। ये मेरे से यूपीएससी में का जो मेन इंटरव्यू था उसमें भी उन्होंने यही कविता मतलब सुनाई थी मैंने। फिर उन्होंने भी यही कहा था कि यार लिखना मत छोड़ना, तो मुझे छोड़ना भी नहीं लिखना। वो एक अलग ही कनेक्ट कर रही है लोगों को। आपकी जो वीडियो है वो पता नहीं अलग से ही पूरा गांव का माहौल और सारी चीज़ उसमें इंक्लूड है, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। तो कुछ आप लिख के लाए हो हमारे लिए, हमारी ऑडियंस को सुनाने के लिए? बिल्कुल, मैंने लिखा है लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा है, चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो मैं देख के ही सुना पाऊंगा। बिल्कुल सर। मैंने पहले ही लिखा था, हाँ, मैं एक बार सुना ये देता सब हूँ। आपका मतलब पुराना है जो आपने अभी लिखा? हाँ, पुराना है। कि एक मतलब रेफरेंस ये है कि एक लड़की एक लड़के से कह रही है ओके। कि तू कवेगा वो मंजूर है मने, देख एक तेरा है गुरूर है मने बेरा है, मैं गिरूंगी तो तू थाम लेगा, उठ के सब ते पहले मेरा इनाम लेगा, कहता क्यों नहीं जे प्यार करे है तो मैं श्यामी खड़ी हो जाऊंगी, जे तू डरे है तो ज़्यादा देर मेरे ते नाराज़ ना होया कर, मेरे श्यामी रोले पर कल्ले में न रोया कर, तेरे आंसू घणे कीमती हैं न्यू ना बहावे, कल्ले में मिलना किते जड़े कोई शोर ना मचावे, खुद न भूल के खुद गैल तेरी ही बात करया करूं, तू सोच भी नहीं सकता मैं तेरे पे कितनी मरया करूं, क्यों कर छिपावेगा जो मोम सारी आण पिघले है, तेरी आँख्यां ते मेरा नाम रह रह के निकले है, मैंने ई बेरा पाट्या से कि होया करे प्यार, और तू जन्म जन्म तक मेरा है रही है ना यार, अपने हाथ में मेरा हाथ दे दे मैं सब भूल जाऊंगी, एक बार बुला के तो देख सब ते पहले खड़ी पाऊंगी, मेरी सांस चली जा पर तू ना जाइए, मेरी सांस चली जा पर तू ना जाइए, दूजे पास दुनिया भी हो ना तो भी मने तू है चाहिए। थोड़ा सा आप मीनिंग बताएंगे, क्योंकि हमको तो ये समझ में आया नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगा सुनने में। थोड़ा सा मतलब इसका क्या मीनिंग है, किस तरीके से है ये पूरी मतलब चीज़? वो ये कह रही है कि जो तू कहेगा
वो सब कुछ मंजूर है मुझे, और मुझे तेरे ऊपर घमंड है, तेरे ऊपर गुरूर है कि तू ऐसा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं गिरी किसी दिन तो मुझे तू उठा लेगा, तू मुझे ऊपर उठा देगा। फिर अगर मतलब तुझे रोना है तो मेरे सामने रो लिया कर, अकेले में जाके मत रोया कर। फिर क्योंकि तेरे आंसू बहुत कीमती हैं, उनको अकेले में मत बहाया कर। मैं वो हूँ मतलब जो खुद को भूल गई हूँ तेरे लिए, और खुद से तेरी ही बात किया करती हूँ अकेले में बैठ के। और मुझे अब मालूम हुआ है कि प्यार क्या होता है। मैं चाहती हूँ कि तू जन्म जन्म तक, सातों जन्म तक मेरा ही रहे, और मेरे हाथ में अपना हाथ धर दे, मैं सब कुछ भूल जाऊँगी। तो एक बार बुला के देखना, मैं सबसे पहले खड़ी पाऊँगी। और चाहे मेरी सांस चली जा, चाहे मेरी धड़कन रुक जा, पर तू मत जाना कहीं, क्योंकि अगर एक तरफ दुनिया है और एक तरफ तू है ना, तो भी मुझे तू ही चाहिए। सर ने पूरा ये मीनिंग बताया, बहुत अच्छा लगा सुनने में। सो एक क्वेश्चन हम सर से करते हैं जो बहुत ही शायद इम्पोर्टेंट है आज की यूथ के लिए। आजकल यूथ क्या कर रहा है कि वीडियोस देखता है, आपने देखा हो वीडियोस, आपकी वीडियोस भी वायरल हो रही है, तो बहुत यूथ, आपके गांव वाले बच्चे या जयपुर राजस्थान हम समझ सकते हैं, तो वीडियोस को देख के बहुत मोटिवेट हो रहे होंगे, तो हमको भी करना है। ये तो भोकाल टाइट करने वाली बात है। एक भोकाल कहते हैं कि हरियाणा में कहते हैं कि भोकाल टाइट करना है दिल्ली वाले। तो आपको लगता है वास्तव में ये भोकाल टाइट होता है इन चीज़ों को करने से, कि या फिर ये आजकल के यूथ को ये चीज़ों को देख के मोटिवेट होना चाहिए इन चीज़ों करने के लिए? देखिए, मेरा मानना इसमें ये है कि अगर आप केवल इसलिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कि भोकाल टाइट करना है, तो वो आप यूपीएससी क्रैक भी नहीं कर पाएंगे, और आपकी जो पढ़ाई है वो इसी लेवल की हो जाएगी कि यूपीएससी क्रैक करना तो छोड़ो, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने सोचा ही कुछ गलत है। यूपीएससी इसलिए है ही नहीं। यूपीएससी इसलिए है कि आपके समाज में, आपके गांव में, आपके शहरों में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं पे फोकस करें आप। चलो मान लिया कि आपने वो देखी, उससे वो वीडियो देखी, वो रील देखी, उससे आपके अंदर कुछ मोटिवेशन आया, लेकिन वो मोटिवेशन ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। तो उस मोटिवेशन को आपको अगर पॉजिटिव आप लेके कर रहे हैं, अगर आप पॉजिटिव लेके कर रहे हैं, अगर मतलब ठीक है वो 2-4 गाड़ियाँ आ गई किसी दिन, लेकिन आप वो भी तो देखो उसके बाद किया क्या है, उसने काम क्या किया है। मतलब यही थोड़ी ना है वो आईएएस है, आईपीएस है, वो चलते ही थोड़ी ना रहते हैं, वो काम भी तो करते हैं ना। वो काम मेन है, ये गाड़ियाँ मेन नहीं है। 1-2 दिन का ही काम है कि जिस दिन आपका रिजल्ट आया जी, उस टाइम तक मतलब मेरे को आज 2 महीने, जैसे लगभग 2 महीने हो गए यूपीएससी का इंटरव्यू और रिजल्ट आए हुए, तो मेरे आज तक प्रोग्राम चल रहे हैं। मैं मतलब पहले तो ये लगता था कि यार ठीक है, अच्छा मतलब वो हो रहा है। आज मैं कहीं भी जाता हूँ तो मेरा मतलब मेन मकसद यही होता है कि यार मेरे से अगर कोई मोटिवेट हो रहा है, कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहा है या मुझसे कोई सवाल पूछना चाह रहा है, तो मैं उन सवालों का जवाब दूँ। मेरा मकसद ये नहीं होता है कि मुझे वहाँ सम्मान मिले, मेरे पीछे 5 गाड़ियाँ चले, फूल मालाएँ पहनाई जाए। मेरा मकसद कतई वो नहीं होता है, और किसी का भी नहीं होना चाहिए। आप जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं वो उसका मतलब उसका फील्ड लेवल पे काम है, आईएएस का, आईपीएस का, या फिर और भी कोई सर्विस है, उसका फील्ड लेवल पे काम है। तो उस फील्ड लेवल पे आपको काम करना है। ये गाड़ियाँ ये 2-4 दिन ही अच्छी लगेंगी बस। सर ने बताया कि कैसे मतलब कि जो आप वीडियोस देख रहे हो उनको देख के आपको मोटिवेट नहीं होना है, उनको अगर आप देख रहे हो तो थोड़ा सा आप मतलब एक मोटिवेशन ले सकते हो आपके काम करने के लिए। जरूरी नहीं आपको यूपीएससी करके ही ये वोकल टाइट होगा। यूपीएससी करने का सोचना ही मत ये वीडियोस को देख के। ये वीडियोस देखने से कुछ होना नहीं है, ये उनकी मेहनत है। ये एक या 2 दिन की मेहनत नहीं है। आप सोचते हो कि वीडियोस में देख लिया आप मेहनत होगी, ये 10-10 15-15 साल की मेहनत है, और सेक्रीफाइस करने के बाद ये चीज़ें उनको मिलती हैं। उनकी जॉब उनको छोड़नी पड़ती है अगर कोई जॉब करता है, इन सारी चीज़ों को उनको करना पड़ता है। तो ये वीडियोस देख के किसी को भी मोटिवेट नहीं होना है। अगर आप मोटिवेट हो रहे हो तो आपको क्या करना है, आपके अंदर क्या स्किल है, वो स्किल को आप पहचान के फिर वो चीज़ें करो। ये बात सही है कि आपके अंदर जो स्किल है उसी पे आप काम करो। मेरे हिसाब से घर वाले बोलते हैं उनको देख के भी वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। घर वालों ने बोला कि यूपीएससी कर ले, तो मेरे कतई नहीं करनी चाहिए। आप अंदर से देखो आपको क्या लग रहा है कि आप क्या कर सकते हो, तो आप वो चीज़ें कर पाओगे। राइट। एक हम रैपिड फायर करेंगे। हम हमारे ये हमारा पहला पॉडकास्ट है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, तो हम एक रैपिड फायर करते हैं। उसमें लाइक जो चीज़ें रहेंगी आप थोड़ा सा बहुत फास्टली आप उसका आंसर देना है। ओके। सो आपकी फेवरेट बुक कौन सी थी प्रिपरेशन के दौरान? मैंने बुक्स कोई नहीं पढ़ी, मैंने 1-2 बुक पढ़ी थी, नितिन सिंघानिया और लक्ष्मीकांत। तो लक्ष्मीकांत मेरी शायद फेवरेट रही। आपका रोल मॉडल कौन है? मैंने जैसे बताया कि कलाम साहब हैं, अम्बेडकर साहब हैं। आपकी फैमिली में भाई हैं। ओके। सबसे यादगार पल जो आपकी यूपीएससी के दौरान रहा हो? मुझे तो वही याद है जब मैं 22 में फेल हुआ था। वही
एक इंस्पिरेशन कोट जो आप कोई देना चाहें, मोटिवेशन कोई भी। मैं मतलब 4 लाइनें सुना करता था, रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं, मैं सुना देता हूँ कि दिशा दीप्त हो चुकी, प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा, जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, अंबर पर घन वन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा, और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। आपकी कोई एक हॉबी जो मतलब रही हो आपके उसमें? मैं कविताएं लिखना पसंद करता हूँ। यूपीएससी के अलावा आपको क्या पसंद है कि अगर यूपीएससी नहीं होता तो मैं अब क्या कर रहा होता? मैं शायद मतलब टीचिंग फील्ड में ही कर रहा होता, कुछ ना कुछ, शायद कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में मेंटर बन जाता किसी का। तो मतलब ऐसा होता है कि जनरली कि अगर यूपीएससी नहीं निकला तो लोग टीचर्स बनते हैं यूपीएससी को लेके, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस हो जाता है कि बच्चे क्या सोचते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं। मतलब ऐसा होता है कि अगर 2-3 अटेम्प्ट में यूपीएससी नहीं निकल रहा है तो सब यही चाहते हैं कि यार एक मतलब आपका बैकग्राउंड भी कुछ बना रहे, सेकंड ऑप्शन इनकम भी आती रहे और आप तैयारी भी चलती रहे, तो टीचिंग से बेस्ट इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो एक सर ने बताया था जैसे कि उन्होंने जॉब छोड़ के और फिर यूपीएससी की तैयारी की। आप लोग ये भी बस सोचना सर ने किया तो हम भी यही करेंगे, जॉब छोड़ेंगे और करेंगे। आपका अगर फाइनेंशियल सपोर्ट है, आपको लोग, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, उस टाइम पर ये चीज़ें करें, क्योंकि आपके पास पैसा होना ज़रूरी है ये सब चीज़ें करने के लिए। आप सोचिए मैं बिना पैसों के सारी चीज़ें कर लूँ, लेकिन थोड़ा बहुत आपके पास रनिंग अमाउंट होना चाहिए कि कोई आपका सपोर्ट करो, आपका फैमिली में आपका भाई हो, फैमिली आपकी कोई भी हो, तो आपके पास सपोर्ट होना चाहिए फाइनेंशियल। सो थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे आए, आपने आपका कीमती वक्त हमें निकाला, आपने मुझे बुलाया, थैंक यू सो मच, इंट्रोड्यूस कराया आपने। ये जो पूरा एपिसोड है जी, ये पावर्ड बाय मॉम्स मैजिक पिकल इंडिया से है, जिसका मैं को फाउंडर भी हूँ।